राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा बोर्ड क्लासों के लिए प्रश्न बैंक जारी किए हैं, क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं और क्वेश्चन बैंक को हम वन शॉट क्लास में हल कर रहे हैं। आज की इस कक्षा में कक्षा 12 के लिए अनिवार्य हिंदी जो विषय है उस अनिवार्य हिंदी विषय के प्रश्न बैंक को सॉल्व करेंगे। और आज की जो वन शॉट क्लास होगी, ये वन शॉट क्लास होने वाली है व्यावहारिक व्याकरण की। व्यावहारिक व्याकरण जो 8 अंक की लगा रखी है, ये वन शॉट क्लास में आज हम इनके प्रश्नों को देखेंगे। यदि पहली बार आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हिंदी साहित्य के भी प्रश्न बैंक को हमने हल करवा रखा वन शॉट क्लास में। पूरा का पूरा एक एक टॉपिक हम वन शॉट क्लास में ले रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक व्याकरण जिसमें आपके 4 टॉपिक लगा रखे हैं, भाषा, व्याकरण एवं लिपि, शब्द शक्ति, अलंकार और पारिभाषिक शब्दावली। इनमें से कैसे प्रश्न आने, कितने अंक के प्रश्न आने हैं, इसको थोड़ा वो डिटेल से समझ लेते हैं। उसके बाद ये हम बहुचयनात्मक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और रिक्त स्थान हल करेंगे। जो व्यावहारिक व्याकरण 12वीं क्लास में हिंदी अनिवार्य में जो लगा रखी है उसमें 8 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें से एमसीक्यू प्रश्न होंगे 2 जो 2 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 6 होंगे जो 6 अंक के, और ऐसे कुल 8 अंक के प्रश्न हो जाएंगे। देखिए, पहला टॉपिक है भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, 2 अंक, शब्द शक्ति 2 अंक, अलंकार जो 9 लगा रखे हैं 2 अंक, पारिभाषिक शब्दावली 2 अंक। अब इनमें से ये चारों टॉपिक में से 2 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे जो 2 अंक के। अब वो 2 प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं और 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान के, वो भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो सभी टॉपिक के अपने को एबेसद वाले प्रश्न तैयार करने हैं और सभी टॉपिक के रिक्त स्थान भी तैयार करने हैं। 8 अंक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न बैंक में इसी प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है, तो हम देख लेते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले जो एमसीक्यू प्रश्न आएंगे आपके 2 अंक के, वो देखते हैं। सभी टॉपिक में से एमसीक्यू प्रश्न हम तैयार करेंगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, ब वाला ऑप्शन सही है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? ऐसा शास्त्र जो शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है उसे हम व्याकरण कहते हैं, स वाला ऑप्शन सही है। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन चिन्हों को क्या कहते हैं? उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं, ए वाला ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। भाषा की कितनी इकाइयां होती है? तो भाषा की जो है इकाइयां वो 5 मानी गई है। भाषा की इकाइयां कितनी मानी गई है? 5। आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो ध्वनि, ये इकाई हो गई, वर्ण, फिर हो गया आपके शब्द, पद और वाक्य। ये 5 भाषा की इकाइयां हो गई। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपके अवधी भाषा नहीं आती है, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और बाकी ये सभी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। व्याकरण के कितने अंग माने गए हैं? तो व्याकरण के वैसे तो मोटे तौर पर आप इसको ध्यान रखें, मोटे तौर पर इसके 3 अंग हैं, लेकिन यहाँ अपने ऑप्शन में 3 नहीं दे रखा है, इसलिए हम इसके जो अंग है वो 4 कर देंगे। ध्यान दीजिए कौन कौन से अंग हैं। सबसे पहले आपके हो गया जो पहला व्याकरण का अंग है वो हो गया वर्ण विचार। कौन सा हो गया?
वर्ण विचार। फिर दूसरा हो गया शब्द विचार, और अगर पद विचार को अलग लेंगे तो 4 प्रकार हो जाएंगे। एक हो जाएगा वाक्य विचार। अगर इन दोनों को एक में ही लेते हैं तो 3 प्रकार है, 3 अंग है, और यदि अलग अलग रखेंगे तो 4 अंग है। आपके जो किताब लगा रखी है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, उसमें मोटे तौर पर 3 ही अंग माने गए हैं, लेकिन यहाँ 3 ऑप्शन में नहीं होने के कारण हम 4 कर देंगे। भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं? भाषा के जो रूप हैं वो 2 है। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित। हिंदी की बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदी की जो बोलियां हैं उनको 5 भागों में बांटा गया। आपको ध्यान भी होना चाहिए, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, 3 तो ये हो गए। चौथा है राजस्थानी हिंदी, और 5वां है पहाड़ी हिंदी। ये 5 भागों में बांटा गया है। अंधे लोगों के लिए कौन सी लिपि प्रयोग में लाई जाती है? ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि होती है? वो ब्रेल लिपि होती है। विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम क्या कहलाता है? विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। विभक्ति युक्त शब्द क्या कहलाता है? जो विभक्ति युक्त शब्द होता है वो पद कहलाता है। किसी भाषा को बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो जो व्यवस्थित पद्धति है, जो नियमों का व्याकरण है, वो शास्त्र है, वो व्याकरण है। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम इसके रिक्त स्थान देख लेते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से हुआ। मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी कहलाती है, तो यहां मौखिक भाषा कहलाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की क्या घोषित किया गया? राजभाषा घोषित किया। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी कौन से समूह में शामिल है? तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आपके पूर्वी हिंदी समूह में शामिल है। जो हमने 5 भाग किए हैं ये पूर्वी हिंदी में शामिल है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और नेपाली की लिपि कौन सी है, या नेपाली कौन सी लिपि में लिखी जाती है? नेपाली की भी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ये रिक्त स्थान थे। अब आगे चलते हैं। शब्द शक्ति के हम एमसीक्यू प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो आपके व्याकरण का बिंदु है शब्द शक्ति, जो एमसीक्यू प्रश्न हम देखेंगे। पहला देखिए कि जो अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला अर्थ होता है वो क्या कहलाता है? अभिधा शब्द शक्ति में प्रकट होने वाला शब्द क्या कहलाता है? तो उसको वाच्यार्थ भी कहते हैं, अभिधेयार्थ भी कहते हैं, मूलार्थ भी कहते हैं। तो सारे के सारे सही हो जाएंगे। द वाला ऑप्शन सही है। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है? लक्ष्यार्थ का जो बोध कराती है उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन सी शब्द शक्ति ध्वनि पर आधारित होती है? जो ध्वनि पर आधारित होती है वो आपके व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ब वाला ऑप्शन सही है। सामान्यतः जब श्लेष अलंकार युक्त पद हो तो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहां पर भी आपके श्लेष अलंकार आ जाएगा वहां पर आपके शब्द शक्ति हो जाएगी व्यंजना। द वाला सही है। निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? तो शब्द शक्ति का ही दूसरा नाम वृत्ति या व्यापार है।
शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद माने गए हैं? शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद माने गए हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? तो अभिधा को हम शब्द की प्रथम शक्ति कहते हैं। शाब्दी और आरती किस शब्द शक्ति के भेद हैं? शाब्दी व्यंजना और आरती व्यंजना ये व्यंजना शब्द शक्ति के भेद हैं। 8वें का ब सही है। इस बुढ़िया को न सताओ, ये तो नीरी गाय है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। शब्द का कल्पना आधारित अर्थ जो अभिधेय तथा लक्षार्थ से भी परे हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब दोनों ही शब्द शक्तियां नहीं होगी तो वहां पर आपकी शब्द शक्ति होगी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी होगी? व्यंजना शब्द शक्ति। यह ताजमहल कब तक पूरा होगा? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। और जीवन में मनुष्य को अनेक पर्वत पार करने पड़ते हैं। पर्वत का मतलब यहाँ कठिनाइयों से है, तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? यहाँ पर भी आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है। तो ये एबेसद वाले प्रश्न थे शब्द शक्ति के। अब इनके रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि अंधेरा हो गया, सेठ ने नौकर से कहा, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? जहां पर भी समय सूचक बात करे वहां पर आपकी शब्द शक्ति होगी व्यंजना। कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। यह यमुना पुत्रों का नगर है। यमुना पुत्रों का नगर है, इसमें आपके लक्षणा शब्द शक्ति है। और लक्षणा में भी यदि वो प्रकार पूछ ले तो प्रयोजनवती लक्षणा है। सीता खाना बना रही है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, मूलार्थ निकल रहा है, वाच्यार्थ निकल रहा है, इसलिए यहां पर जो शब्द शक्ति है वो अभिधा है। जिस शब्द से मुख्य अर्थ निकलता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहां मुख्य अर्थ निकलता है वहां पर अभिधा शब्द शक्ति होती है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्दों का प्रयोग कौन से शब्द शक्ति में होता है? ये भी जो प्रयोग होता है वो अभिधा शब्द शक्ति में होता है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर श्लेष अलंकार है। और जो श्लेष अलंकार के जो उदाहरण होंगे वो कौन से शब्द शक्ति के होंगे? ये भी हमने ऊपर बात कर ली, वो व्यंजना शब्द शक्ति के होंगे। और व्यंजना में भी यदि वो प्रकार पूछ ले तो वो शाब्दी व्यंजना के होंगे। प्रयोजन या उद्देश्य की पूर्ति हेतु कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये रिक्त स्थान शब्द शक्ति के थे। देखिए अलंकार के एमसीक्यू प्रश्न हम देख लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि वो पूछ ले कि मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो हम 2 ही करेंगे। यहाँ मुख्यतः शब्द नहीं आया है इसलिए हम 3 कर देंगे। और जहां पर वो मुख्यतः शब्द दे दे वहां हम 2 प्रकार ही करेंगे। एक तो शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। और जहां ये तीसरा प्रकार है वहां पर उभयालंकार है। मुख्यतः तो ये 2 ही हैं और बाकी 3 हो जाएंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण, गहना। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहते हैं? अभेद। तो हमने कहा कि जो आरोप होगा, आरोप वो अभेद वाला आरोप होगा। और ये किस में होगा? ये रूपक में होगा। ब वाला ऑप्शन सही है, तीसरे का ब सही है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? जहां भी संभावना शब्द आ जाए आप उत्प्रेक्षा अलंकार कर दें, आंख बंद करके, सही हो जाएगा। चौथे में उत्प्रेक्षा हो जाएगा। जहां शब्दों की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी जितने बार शब्द आएंगे उतने ही अलग अलग अर्थ होंगे, ऐसा होता है आपके
यमक अलंकार में जितने बार शब्द आएगा उतनी बार उसके अर्थ अलग अलग होंगे। और यदि शब्द एक होगा, शब्द एक अर्थ अनेक, ऐसा होगा आपके श्लेष में। कौन से अलंकार में होगा? श्लेष में। यहां शब्द भी अलग अलग है, अर्थ भी अलग अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार है? यहां पर ज्ञान रूपी आंधी की बात की गई है। ज्ञान पर आंधी का आरोप किया गया है, इसलिए यहां जो अलंकार होगा वो रूपक अलंकार हो जाएगा। जेते तुम तारे तेते नभ मैंने तारे, पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखिए यहां पर तारे तारे शब्द 2 बार आ रहा है। यहां तारे यानी नक्षत्र, जो तारे आसमान में नजर आते हैं रात को, वो नक्षत्र, और तारे यानी एक तरह से मुक्ति का भाव है। तो यहां 2 बार शब्द आया, दोनों बार अलग अलग अर्थ है, तो ऐसा होता है यमक अलंकार में। सातवें में द सही हो जाएगा। रीजी रीजी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, इसमें अनुप्रास का कौन सा भेद है? देखिए 2 बार आवृत्ति हो रही है, और जहां 2 बार आवृत्ति होती है वहां 6 का अनुप्रास होता है, 8वें का सही है। 2 से ज्यादा बार होती है वृत्त्यानुप्रास होता है, और एक ही उच्चारण स्थान से आवृत्ति होती है श्रुत्यानुप्रास होता है, और छंद में जहां तुक बनती है वह अंत्यानुप्रास होता है। उपमा अलंकार के कितने अंग है? उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। एक हो गया उपमेय, दूसरा हो गया उपमान, तीसरा हो गया साधारण धर्म, और चौथा हो गया वाचक शब्द। निम्न में से उपमा का अंग कौन सा नहीं है? देखिए उपमेय है, वाचक शब्द भी है, उपमान भी है, लक्षणा नहीं है। द वाला ऑप्शन 10वें का सही हो जाएगा। विस्मय ये गोदावरी अमृतन के फल देत, कौन सा अलंकार है? देखिए पता चल रहा है कि जैसे जहरीली गोदावरी है तो अमृत के समान फल कैसे दे रही है, विरोध का आभास हो रहा है। यहाँ स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वास्तविक विरोध नहीं होते हुए भी विरोध का आभास होता है। 12वां प्रश्न कह रहा है जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होता है किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? अभी हमने ऊपर बात कर ली। श्लेष अलंकार में ऐसा होता है। 12वीं का ब सही श्लेष अलंकार। 13वां कह रहा है कि सूर सुर तुलसी शशि उडगण केशव दास। यहां देखिए सूर सुर 2 बार शब्द आया है। एक तो आया है सूरदास के लिए, एक आया है सूर्य के लिए, तो यहां 2 अर्थ हो गए। यमक अलंकार आपका हो गया। 13वें में कौन सा हो गया? यमक अलंकार। वह मथुरा काजर की कोटरी, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काजर सी कोटरी, सा सी सम सरिस के समान ऐसे शब्द आ जाए वहां आपके उपमा अलंकार होता है, तो यहां पर भी आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। 14 का ऐसा ही है। रिक्त स्थान देख लेते हैं। जहां एक जैसे वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति की बात की, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वर्णों की आवृत्ति किसमें होती है? अनुप्रास अलंकार में। अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को बढ़ाता है कि घटाता है? तो वो कम कर देता है, कम करता है। उमड़ रही थी फेन उगलती फेन फैलाएं सर्पों से, ये अभी हमने ऊपर बात की। सा सी सम सरिस ऐसे शब्द आ जाते हैं। कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को क्या कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, दिखाई दे रहा है क्योंकि र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्द अलंकार होता है, और जहां एक ही उच्चारण स्थान वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जहां उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां संभावना की बात आ जाती है
वहां उत्प्रेक्षा हो जाएगा। कारण का अभाव होने पर भी काम संपन्न हो रहा है, यानी बिना कारण के कार्य हो रहा है, बिना कारण के कार्य हो रहा है, ऐसा किस में होता है? विभावना अलंकार में होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ा करके इसमें वर्णन किया जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये व्यावहारिक व्याकरण की वन शॉट क्लास थी और इसमें ये पारिभाषिक शब्दावली है। आप पीडीएफ में से ये महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द आप याद कर लें ताकि आपको ये 100 शब्द याद होने पर जो आसानी रहेगी, थोड़ा बहुत शब्द मिलने की संभावना रहेगी। तो ये 8 नंबर हमने आज इसकी व्यावहारिक व्याकरण के वन शॉट क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। शीघ्र ही हम अन्य वन शॉट क्लास भी लेके आएंगे, जो बुक्स लगा रखी है बुक्स की भी वन शॉट क्लास लेके आएंगे। पहली बार यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसकी जो प्रश्न बैंक की जो वन शॉट क्लास है वो जरूर देखें।